ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते सारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे संस्कृत अध्ययन की कक्षा में। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने व्यंजन संधि को विस्तार पूर्वक जाना। व्यंजन संधि के जितने जितने भेद अत्यावश्यक थे उनको हमने विस्तार पूर्वक जाना, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो कभी भी पूछ सकता है। हालांकि मैंने प्रयास किया था कि जितना संभव हो सके बता सकें। इसके अतिरिक्त भी और कई जगह व्यंजन संधि होती हैं, लेकिन वो अपद में है, इसलिए जानने की आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता वो हमने बता दिया। साथ में हमारा रक्षाबंधन त्योहार था और संस्कृत दिवस भी था, तो आप सभी ने को मनाया होगा ऐसी आशा करते हैं। हालांकि अभी संस्कृत सप्ताह चल रहा है, विद्यालय में भी हमारे यहाँ गतिविधियां इत्यादि होती हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। चलिए, तो ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे से भी आप लोगों को इसके लिए प्रयास करना है कि अगर हम अपने अपने स्तर पर संस्कृत दिवस संस्कृत सप्ताह मना सकें, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कई सारी प्रतियोगिताएं आप करा सकते हैं, जैसे श्लोक गायन है, गीता जी के श्लोक आप गवा सकते हैं और बच्चों को पुरस्कृत कर सकते हैं, निबंध लेखन है, रंगोली प्रतियोगिता है, इत्यादि कोई भी कार्य कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम जो है आरंभ कर रहे हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि एक महत्वपूर्ण संधि है, खास करके संस्कृत अध्ययन में विसर्ग संधि का विशेष ज्ञान होना अत्यावश्यक है, क्योंकि इनके जो शब्द हैं वो अधिकतया प्रयोग होते हैं। और विसर्ग संधि एक ऐसी संधि है जिसमें कई सारी संधियों का समागम होता है। इसलिए जब संधि पढ़ाई जाती है तो पहले स्वर और फिर व्यंजन, जैसा कि हमने देखा कि कहीं कहीं जब व्यंजन संधि में भी आवश्यक होता है तो अन्य संधियों का भी संयोग होता है। वैसे ही जब विसर्ग संधि हम पढ़ते हैं तो विसर्ग संधि में भी कई संधियों का संयोग होता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। कोई अगर प्रश्न रहेगा तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। तो आरंभ करते हैं। चलिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, हमारी है विसर्ग संधि। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये सब सेटिंग मुझे पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन क्षमा करें, समय अभाव के कारण कभी कभी नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो इसमें देखिए संधियों के नाम अलग अलग हैं। मैं प्रयास करूंगा आपको शास्त्रीय पक्ष को थोड़ा कम बताऊं, क्योंकि शास्त्रीय पक्ष थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें यानी थोड़ा वो खतरनाक जैसा है, क्योंकि उसमें कई सारे काम होते हैं। इसलिए हम सरल रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सत्व संधि हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पूर्व आप क्षमा करें, गलत लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले हम सत संधि पढ़ेंगे, लेकिन उसके पूर्व आपको समझना चाहिए कि विसर्ग संधि है क्या। हालांकि जब हमने संधियां आरंभ की थी उसी समय पे हमने चर्चा की थी कि संधि के तीन प्रमुख भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि तो हमने पढ़ ली, व्यंजन संधि भी हमने पढ़ी। अब आती है तीसरे नंबर पर विसर्ग संधि। तो उदाहरण लेते हैं, मनः प्लस रथः। ठीक है, इस प्रकार का। जी बताएं। अच्छा, क्षमा करें। अच्छा अच्छा, मैं ऐसे ही दिखाना चालू कर दिया, लिखना चालू कर दिया, क्षमा करें। रुकिए एक सेकंड। धन्यवाद याद दिलाने के लिए। मैं वहां पे लिखना भी आरंभ कर दिया था। चलिए, हाँ, तो हम सत्व संधि पढ़ेंगे। उदाहरण है हमारा मनः प्लस रथा। तो जैसा कि हमने नियम एक सीखा है कि संधि हमेशा अंतिम जो पद होता है उसके अंतिम वर्ण में होती है, और दूसरा जो पद होता है इसके प्रथम वर्ण में होती है। ठीक है,
अब यहाँ पर एक प्रश्न ये हो सकता है विसर्ग संधि में कि गुरुजी आपने बताया था कि विसर्ग तो कोई वर्ण नहीं है ना, विसर्ग तो कोई वर्ण नहीं है, वो तो केवल अयोगवाह जैसा है, एक चिन्ह के समान है। तो यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि विसर्ग संधि होती ही विसर्ग से, और ये जो विसर्ग भाई साहब हैं ये अनेक रूप बदलते हैं अपने, ठीक है। अब वो कौन कौन से रूप बदलते हैं तो हम समझ लेते हैं। ये सा भी हो जाते हैं, ये रा भी हो जाते हैं, और ये ऊ भी हो जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर ये गायब भी हो जाते हैं। मतलब अगर विसर्ग कहीं पर है तो विसर्ग का अदर्शन, अदर्शन जब होता है तो अदर्शन का मतलब उसकी लोप संज्ञा होगी, ठीक है। तो जरूरत पड़ने पर लोप भी हो जाते हैं। तो प्रमुख रूप से ये चार रूप बदलते हैं, सा, रा, तू और विसर्ग का लोप, ठीक है। इसमें से जो सा है वो नित्य होता है, रा भी जो है वो नित्य होता है, ऊ भी जो है नित्य होता है। तो विसर्ग का जो लोप है वो विकल्प से होता है। विकल्प से मतलब आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार के रूप चलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। तो जैसे उदाहरण है मनः प्लस रथः, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा संधि के कारण, अब हमने सीखा तो ये है कि विसर्ग जो है वो चिन्ह है, और इसका अगर हम देखें मनहा जो पद है इसका अंतिम वर्ण अगर हम कहें तो क्या होना चाहिए, अकार होना चाहिए। क्योंकि जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो माँ प्लस आ प्लस ना, सॉरी, और प्लस आ, और फिर बाद में हम लगाएंगे विसर्ग, तो नियमानुसार तो आ जो है अंतिम वर्ण होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप मान के चलिएगा कि विसर्ग ही अंतिम है, इसलिए विसर्ग संधि में हमेशा क्या होगा कि जो दोनों पद होंगे तो पहले पद के अंत में हमेशा विसर्ग रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको, इसका विच्छेद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बजाय जोड़ने के। मतलब जोड़ना इसको सरल है, विच्छेद करना कठिन, ठीक है। तो विच्छेद जब आप जोड़ना अच्छे से नहीं सीखेंगे तो आपको विच्छेद करने में समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि शब्दकोश इसके लिए बहुत आवश्यक है, शब्दकोश हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, तब हम इसको विच्छेद अच्छे से कर पाएंगे। शब्दकोश कहने का मेरा भाव क्या है, क्या अर्थ है कि आपका शब्द रूप और धातु रूप बहुत अच्छा होना, तैयार होना चाहिए, तभी आप इसका विच्छेद ठीक से कर पाएंगे, अन्यथा विच्छेद करने में बड़ी समस्या है, ठीक है। चलिए, तो पहले हम पढ़ते हैं, हमारी आज की जो संधि है वो है सत्व संधि, ठीक है। सत्व संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विसर्ग का ता में परिवर्तन होना, यानी विसर्ग क्या बन जाता है, सत्व मतलब सा, ठीक है, सा में परिवर्तित होता है, ठीक है जी। सॉरी, कांट ज्वाइन टू विजी टुडे, जी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, उसको मैं कैसे समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो एक प्रश्न ही कर लेता हूँ, पहले प्रश्न से ही समझते हैं। इसका सूत्र है विसर्जनीय साह, ठीक है। सूत्र मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि आप कभी सर्च करना चाहें तो आपको मिल जाए, ठीक है। तो प्रत्याहार हमने पढ़ा है, खर प्रत्याहार, ठीक है। जरा स्मरण कराइए, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने पढ़ा था जी। आप लोगों से प्रश्न है, खर प्रत्याहार, जी को स्मरण है, व्यंजन संधि में आया था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सुनील जी के लिए करतल ध्वनि कर दें, बहुत बढ़िया। और अगर इसको सरलीकरण करके बोलना हो तो कैसे बोलेंगे हम, कि खर प्रत्याहार यानी क्या, सरल रूप से बोलना हो, ये तो हो गया हमारा प्रत्याहार, बहुत सुंदर। सरल करके बोलना हो तो क्या बोलेंगे, खर प्रत्याहार में क्या क्या आता है जी। बहुत सुंदर, हाँ हाँ। हर एक वर्ग का, जी जी, हर एक वर्ग का पहला और दूसरा, और शा, सॉरी क्षमा करें, पहले क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए। तो शा, शा, और, अरे भाई फिर गलत गलत हो गया, हाँ, शा और शा, ठीक है। इतने वर्ण आते हैं, कुल 13 है, हर एक वर्ग के दो, और सा शा शा, ये इतने वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार में, ठीक है। बहुत सुंदर। तो सत्व संधि इसी से बनेगी हमारी, ठीक है। चलिए, उदाहरण से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो कहने का क्या अर्थ हुआ, नियम पहले बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि
आप चूंकि स्वर व्यंजन पढ़ चुके हैं इसलिए नियमों को पहले बताना अब ठीक है, नहीं तो उदाहरण पहले देता। ठीक है, चलिए तो उदाहरण से अब आते हैं उदाहरण पे। नियम बता दिया, क्या कह रहे हैं कि विसर्ग के पश्चात यदि खर प्रत्याहार के कोई वर्ण है तो वहां पर विसर्ग को सा हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि उदाहरण है रामः रामः चलति। ठीक है जी, क्या कहा, रामः चलति, क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के पश्चात देखिए खर प्रत्याहार का वर्ण है यहाँ पर, जी बिल्कुल है, चा। वर्ग का पहला अक्षर है, या वर्ग का पहला होगा या दूसरा होगा, या शा 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 होगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। कहा गच्छति। ठीक है, कहा गच्छति। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, विसर्ग है और यहाँ, एक मिनट पे पेन दूसरा लेके आता हूँ। विसर्ग है, विसर्ग के बाद यहाँ, अरे ये तो वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया, तो मतलब यहाँ पर सत्व नहीं होगा। सत्व कहाँ होगा, केवल विसर्ग के पश्चात यदि वर्ग का पहला दूसरा या श श श हो। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गच्छति में सत्व नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ग का तीसरा अक्षर यानी खर प्रत्याहार नहीं। तो यहाँ पे नहीं भी मैंने बताया और आपको जहां होगा वहां भी होगा। अब क्या कह रहे हैं भैया, तो कहा विसर्ग को सा कर दीजिए। याद रखिएगा हमेशा कि जो विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार होगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, शकार हो जाएगा, विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है जी, तो अब क्या स्थिति बन गई हमारी, राम स और चलती। ठीक है जी, हो गया, यानी राम, अब इसको मिला के लिख देते हैं, रामस चलती, ऐसे बन गया। अब अब आप सभी से मेरा प्रश्न है, जरा एक बार स्मरण करके बताएं। अब मैं आपसे हिंट दे रहा हूं कि यहाँ पर एक और संधि होगी, कौन सी संधि होगी जरा बताइए, हमको शुद्ध रूप बनाना है। कौन सी, अब मान लीजिए स्थिति ये है, विसर्ग के स्थान पे हमने सा कर लिया, किस कारण से, कि बाद में खर प्रत्याहार। अब यहाँ कौन सी संधि होगी, रामस चलती, ये स्थिति है हमारे पास। जी बना के बताएं, क्योंकि आपने पढ़ी है ये। हाँ जी, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों, कौन सी संधि होगी, कॉपी मत पलटाइए। जी, अच्छा, मूल आप कह रहे हैं तालब दिशा, क्यों हो जाएगा जी, हाँ बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है, तवर्ग है, और तवर्ग के बाद यहाँ पर क्या है, चवर्ग है। तो क्या होता है, जब चवर्ग और तवर्ग का योग होता है तो वहां क्या हो जाता है, जो तवर्ग है उसके स्थान पर चवर्ग हो जाता है। इस चुत्व संधि, व्यंजन संधि की सबसे पहली संधि पढ़ी थी हमने, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि तवर्ग के बाद यदि चवर्ग हो, तो जो तवर्ग है, तवर्ग यहाँ पर कौन है, सा है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तवर्ग के समान है। तो जो तवर्ग है उसके स्थान पर सवर्ग हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो कहा जिस क्रम का सब वर्ण हो उसी क्रम का वर्ण कर दीजिए। तो सा चूंकि सकार के समान है, इसलिए सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, सॉरी क्षमा करें, तालव्य सा हो जाएगा। तो अब हमारा जो अंतिम रूप बनेगा वो क्या बनेगा, बनेगा राम रामस चलती। इस प्रकार से होगा कि नहीं बताइए जी, आ रहा समझ में आपको। पहले तो क्या होगा, एक सेकंड रुकिएगा, तो मैं बैक करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दूसरे कलर से लिखता हूँ। हाँ, राम चलती, ये स्थिति थी। क्या किया, विसर्ग को किया सा, सत्व किया, स किया, किस कारण से, कि बाद में खर प्रत्याहार है। और अब जब रामस चलती ये स्थिति हमारे पास आई, तो अब यहाँ पर दूसरी संधि आ गई, कौन सी संधि, इश्चुत्व संधि। इसलिए मैंने बोला था इसको ध्यान से पढ़िएगा विसर्ग संधि को, क्योंकि यहाँ पर दो संधियां होती हैं एक साथ। ठीक है, हर एक जगह ऐसा होगा, हर एक जो जो हम रूप बनाएंगे, यानी हम चाहे ऊ बनाएं चाहे रा बनाएं, रा में तो नहीं होता उतना, लेकिन हाँ रा में नहीं होता बेसिकली,
लेकिन ऊ और शा में तो होगा। तो क्या हो जाएगा, इस चुत्व संधि के कारण जो तवर्ग है इसके स्थान पर सा हो जाएगा, हमारा रूप बनेगा रामस चलति। ठीक है जी। चलिए अब आपको मैं दूसरा देता हूँ उदाहरण। ठीक है, उदाहरण है निहि, निहि प्लस छलम, निहि प्लस छलम। ठीक है जी, क्या होगा, विसर्ग है, विसर्ग के बाद यहाँ देखा अरे खर प्रत्याहार है, जी हाँ बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि जो छा है वो वर्ग का दूसरा अक्षर है, चा छा दूसरा अक्षर है तो खर प्रत्याहार है। तो क्या होगा, ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर हो जाएगा शा। स्थिति क्या हो जाएगी, निस प्लस छलम। हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी संधि लगेगी, कौन सी, तो कहा यहाँ पर लगेगी ष्टुत्व संधि। क्यों, क्योंकि ये तवर्ग में आता है और ये चवर्ग में आता है। तो चवर्ग और चवर्ग के संयोग में क्या होता है कि जो तवर्ग है उसके स्थान पर चवर्ग हो जाता है, तो सा के स्थान पर हम कर देंगे शा। शब्द क्या बन जाएगा हमारा, नी का रहेगा नी, शा का रहेगा था, और छलम का हो जाएगा छलम। क्या हो जाएगा, निश्चलम। तरह से। ठीक है। अब एक प्रश्न है, थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, यानी संदर्भ से हटकर है। अब मेरा प्रश्न है कि ये जो निश्चलम है यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, कोई बताएगा मुझे, यहाँ कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग भी आपने पढ़े हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा कौन सा उपसर्ग हो गया यहाँ पर, आपने उपसर्ग पढ़े हैं। नी, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने विसर्ग को, एक नी है और एक होता है निश, अच्छा दोनों में से कौन सा है, नी होगा या निश होगा, नी या निश, आप बताइए, अब आपसे बनेगा। क्योंकि नी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ विसर्ग भी है, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सा उपसर्ग है ये, निश उपसर्ग है। हाँ जी, निश होगा ना, सा को नहीं भूलना है, वो सा क्या था एक्चुअल में, वो विसर्ग था। अब जब इसका आप क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे, निश्चलम शब्द का विच्छेद करेंगे, तो ये सा को पहले बदलेंगे सा में, यानी इष्टत्व संधि का पहले क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। इष्टत्व संधि में क्या हो अब, और इस सा को आप बनाएंगे विसर्ग, तो बनेगा निही। इस प्रकार से, इसलिए मैं बोल रहा था इसका विच्छेद करना थोड़ा कठिन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ दो संधियां हो रही हैं। ठीक है, चलिए अगली संधि, इसी में सत्व संधि को और समझते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसा नहीं करना था, आगे बढ़ने था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, फिर आप और अच्छे से समझ जाएंगे। उदाहरण है जैसे कि देखिए, धनु, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। ठीक है, ये शब्द है। चलिए क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार है, बिल्कुल है जी। टा जो है टवर्ग का पहला अक्षर है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर कर देंगे टा। हो गया, क्या स्थिति बन गई हमारी, धनुष, धनुष प्लस टंकार। रुकिए, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ एक संधि और होगी, कौन सी, तो कहा तवर्ग के बाद यदि टवर्ग हो तो क्या होता है, टवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। कौन सी संधि, संधि क्रमांक 2, ष्टुत्व संधि, है ना। क्या हो जाएगा, सा के स्थान पर हम कर देंगे टा, है ना, ये वाला सा हो जाएगा, मूर्धन्य सा, क्योंकि टा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या शब्द बनेगा, धनुष प्लस टंकार, टंकार, इस प्रकार से हो जाएगा धनुष टंकार। ठीक है जी, तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक प्रश्न और बनता है कि, चलिए वो उसको भी बता देता हूँ फिर आपको उदाहरण दूंगा मैं। ठीक है, इसको नीचे कर देता हूँ। लिखा है विष्णु, किसी का नाम है विष्णु, और उत्तर में लिखा है तिष्ठति, तिष्ठति, यानी तिष्ठ यहाँ पे स्था धातु से तिष्ठति बनता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है जी, देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार है, हाँ जी बिल्कुल है, खर प्रत्याहार का पहला वर्ग है, पहला वर्ण है खर प्रत्या वर्ग का। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर कर देंगे सा, तो स्थिति क्या हो जाएगी, विष्णु, सॉरी विष्णुष, और आगे हो जाएगा तिष्ठति। मैं प्लस नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा, प्लस है यहाँ, ये स्थिति हो गई।
अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ तो सा है, ये भी तवर्ग है, और ता ये भी तवर्ग है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तवर्ग और तवर्ग साथ में होता है तो कोई भी बदलाव नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा? तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा विष्णुष विष्णुष तिष्ठति, है ना? इस प्रकार से लिख देंगे हम, विष्णुष तिष्ठति। ये मर गया हमारा विसर्ग संधि का सत्व संधि। ठीक है जी। अब एक उदाहरण आपको देते हैं जो आप हमेशा करते हैं। ठीक है, आप लोग जरा बना के बताइएगा क्या बनेगा। नमः और ते। ठीक है जी, बनाइए क्या बनेगा। अब आपसे बनना चाहिए ये, है ना? हाँ, क्या हो जाएगा? नमस्ते। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विसर्ग का क्या हो जाएगा? शाह हो जाएगा। किस कारण से? बाद में खर प्रत्याहार है। अब समझ में आया नमस्ते कैसे बनता है। और ये ते कहाँ का है? ते कौन सी विभक्ति का है? चतुर्थी विभक्ति का, है ना? क्या बनता है चतुर्थी में? युष्मत शब्द याद करिए, इसलिए मैंने बोला था शब्द रूप बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। क्या होता है? याद है किसी को? चतुर्थी विभक्ति युष्मत शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उसमें ते आता है, देखिएगा, है ना? एक बार देख लीजिएगा। युष्मभ्यम ते, युष्मभ्यम ते बनते हैं, दो बनते हैं। ठीक है, युष्मभ्यम ते। तो नमस्ते, नमः ते। और चतुर्थी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने कारक पढ़े हैं कि नमः शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी, इसलिए तुम्हारे लिए नमस्कार है, तुम्हारे लिए नमस्कार है, नमस्ते। ठीक है जी। तो इस प्रकार से बनता है। चलिए एक दो उदाहरण और देता हूँ, आप लोग बना के बताइएगा, फिर आप सब तैयार हो जाएंगे। फिर कुछ विशेष उदाहरण दूंगा, ठीक है? चलिए, तो उदाहरण है हरि ही, हरि ही, अरे भैया रुक जाओ, त्राता, हरि त्राता। बनाइए जरा क्या बनेगा। ठीक है, उसी तरह से कहा, है ना? कहा कऊ के, कहा प्लस चित। अब ये चित चन भी आपको पढ़ाना है अभी, ये सबके साथ, क्योंकि ये विसर्ग संधि के बिना नहीं बनता, इसलिए। ठीक है, उसी तरह से देखिए, हरि त्राता, कहा प्लस चित। आगे बढ़ते हैं। छोटा हो जाओ भाई साहब, छोटा हो जाओ, थोड़ा सा छोटा हो जाओ, आप यहाँ चले जाओ। हाँ, उसी तरह से देखिए, चंद्रमा है वो कैसा है? पूर्ण है। पूर्ण, पूर्ण प्लस चंद्र, पूर्ण प्लस चंद्र। बनाइएगा क्या बनेगा। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। आप दोनों, आपने सब सारे सही बना लिए। पूर्ण चंद्र बनाइए एक बार, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सीख गए। इसका तो सही बनाया, क्या होगा? हरी, हरी विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा सा। अच्छा, सा तो हो गया, लेकिन ये त्राता में क्या सा को बदलाव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ता जो है, त्रा जो है, किससे मिलकर बनता है? ता और रा से। इसलिए वर्ण विच्छेद पढ़ा था हमने। तो क्या होगा? हरिस्त्राता का हरिस्त्राता। उसी तरह से कहा प्लस चित क्या हो जाएगा? कश्चित। क्यों? क्योंकि आगे चकार है, तो हो जाएगा कश्चित, है ना? कोई। पूर्ण चंद्र क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे देखिए सा चा है ना, चा के स्थान पर कौन सा सा हो जाएगा? तालब विषा। तो क्या हो जाएगा? पूर्णश्चंद्र। क्या हो जाएगा? पूर्णश्चंद्र। ठीक है जी। इस प्रकार से पूर्णश्चंद्र। बहुत सुंदर, आपका सबका सही है। तो इस प्रकार से हमारी सत्व संधि होती है। अब आते हैं इसके कुछ विशिष्ट उदाहरणों पे, जहां पे विकल्प से काम होता है, इसी में विकल्प से काम होता है। जैसे कि उदाहरण है हरि ही, हरि ही प्लस शेते। क्योंकि भाई सा सा भी तो है, अभी तो हमने केवल वर्ग का पहला दूसरा अक्षर देखा। अब शेते, ये शी धातु से शेते बनता है। सी सयाने एक धातु है, आपने लिखी होगी सी मतलब सोना, सींग वैसे है वो। तो शेते बनता है आत्मनेपद में, शेते मतलब सोना, हरि शेते। तो हरि सोते हैं कहाँ पर? नाग के ऊपर। ठीक है, हरि शेते। अब यहाँ पर क्या करना है जी? तो यहाँ पर कहते हैं, अरे कहाँ चला गया वो पेन, यहाँ से, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं।
तो नहीं, ये दिखेगा नहीं, इधर आ जाओ, हाँ ब्लैक ही ले। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद यहाँ पे शाह है, जी बिल्कुल है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, शाह हो जाएगा। ठीक है, तो क्या स्थिति बनेगी हमारी, हरिश प्लस शेते। ठीक है, अब लेकिन यहाँ भी वही है, कौन क्या है कि चवर्ग के बाद तवर्ग हो, चवर्ग के बाद क्या हो जी, तवर्ग हो, तो क्या होगा, जो तवर्ग है उसके स्थान पर चवर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सा के स्थान पर वही स्थिति हो जाएगी, सा के स्थान पर शाह हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, हरीश, हरीश शेते, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और है, क्या कह रहे हैं, एक सूत्र आता है वाह शरी, ये वार्तिक है एक, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि भैया देखो, अगर शरी मतलब ये शाह हो, है ना, अगर शाह हो, तीनों प्रकार के शाह हो, चाहे तालव्य हो, चाहे मूर्धन्य हो, चाहे दंत्य शाह हो, ऐसी स्थिति में ये रूप भी बन सकता है, और जो विसर्ग है उसका विसर्ग भी रहने दे सकते हैं। मतलब आप चाहें तो विसर्ग को विसर्ग ही जैसा है वैसा ही रहने दें, हरि ही शेते इस प्रकार से भी रहने दे सकते हैं, और हरिष्येते इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों जो है सही है, हरिष्येते, हरिष्येते, यानी जो विसर्ग है वो विसर्ग भी रह सकता है, और विसर्ग के स्थान पर आप चाहें तो हरिष्येते इस तरह से भी बना सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आपको मैं देता हूं, आप लोगों ने ये शब्द अवश्य सुना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, शब्द है निहि, निहि प्लस शुल्क, निहि प्लस, निहि प्लस, सॉरी निहि प्लस शुल्क। ठीक है, तो ये अब कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद शाह है, तो शाह है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा सा। अब इस चतुर संधि को मैं सीधा स्किप करके ये वाला सा बना देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, निशुल्क, इस प्रकार से भी बन जाएगा। और अगर आपको नहीं आप चाहें तो विसर्ग का विकल्प से लोप ना भी करें तो क्या हो जाएगा, निशुल्क। तो सही शब्द क्या होता है, निशुल्क। इस प्रकार से भी, तो हिंदी में प्रायशः इसी का प्रयोग अधिक होता है, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, निशुल्क, निशुल्क, निशुल्क। ठीक है, दोनों प्रयोग हमको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से देखिए एक शब्द और है ना, जैसे हम आपको कोई काम देते हैं कि भैया ये काम कर लेंगे, तो आप कहेंगे जी सर निसंदेह है ना, तो वहां भी क्या होता है, निहि प्लस संदेह। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विसर्ग का कर देंगे शाह, क्योंकि बाद में खर प्रत्याहार है, तो हो जाएगा शाह। तो क्या बन जाएगा, सॉरी मैं सीधा डायरेक्ट शब्द ही बना देता हूँ, अगर अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग का कर देंगे शाह, तो संदेह का रहेगा संदेह। देखिए बदलाव केवल विसर्ग में होता है, ध्यान रखिएगा, बाद में कुछ बदलता नहीं है। निस्संदेह, क्या हो जाएगा, निस्संदेह। उसी, या फिर आप नहीं बनाना चाहते विकल्प से, आप ये भी बना सकते हैं, निसंदेह, निसंदेह। ठीक है जी, इस प्रकार से भी बन जाएगा, निसंदेह। ठीक है, तो ये आपके दोनों सा, जब सा आता है यानी सकार हो, चाहे वो तालव्य मूर्धन दंत सा हो, तो वहां दो रूप बनते हैं, एक विकल्प से विसर्ग का विसर्ग रहता है, और विकल्प से उपयोग नहीं करना है, नित्य संधि करनी है, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, और बाद वाला पद जैसा होगा, इष्टुत्व होगा तो इष्टुत्व कर देंगे, इष्टुत्व होगा तो इष्टुत्व कर देंगे, और नहीं कुछ होगा तो सा का सा ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाता है। ठीक है, ठीक है, अब एक उदाहरण मैं देता हूँ, आप लोग बनाइएगा, आप दोनों रूप बना के दिखाइएगा। उदाहरण है कृष्ण, कृष्ण काला, और सर्पः, सर्प। बनाइए जरा, क्या बनेगा, दोनों रूप बना के दिखाइए। कृष्ण सर्पा, यहाँ भी सांप, यहाँ भी शाह है। हाँ बहुत बढ़िया।
कृष्ण सर्पः क्या हो जाएगा? कृष्ण, लिखने में समस्या हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण सर्पः इस प्रकार से बन जाएगा कृष्ण सर्पः, या अगर हम विकल्प नहीं बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? कृष्णः का कृष्णः, सर्पः का सर्पः, कृष्णः सर्पः। इस प्रकार से दोनों शब्दों को हम प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। अच्छा, विच्छेद कैसे करेंगे? तो विच्छेद के लिए मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा शब्द रूपों को तैयार रखिएगा। अगर आप ध्यान से देखें, मैं एक बार शुरू से लेके आता हूं सबको यहाँ से, ठीक है? कहाँ से था हमारा आरंभ? कहाँ गया भाई? हाँ, सत्व संधि यहाँ से, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखें, रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक है? निहि, निश, या आपने क्या पढ़ा? उपसर्ग पढ़ा, इसलिए मैंने उपसर्ग संबंधी प्रश्न किया था। अगर आपको याद है तो निश, निर, दुश, दुर, इस प्रकार से दुह का भी बन जाएगा, दुष्कंटक, है ना? दुह कंटक, ऐसे हम बना लेते हैं ना। चलिए आगे, दुष्कंटक बन जाता है आगे। अरे कहाँ गया भाई? हाथ, हाँ। फिर धनु, गुरु, साधु, कब, है ना? भानु, उकार है, तो ये भी शब्द रूप है। विष्णु, उसी प्रकार का। नमः, नमः योग में चतुर्थी। हरि ही, हरि ही, हरि हरयः, इकारांत शब्द है। पूर्णः, ठीक है? तो जितने भी ये सब आप देखेंगे तो क्या है? ये शब्द रूप ही है। कृष्णः, बालकः, रामः, है ना? इस प्रकार से तो शब्द रूप तैयार होंगे। तो ये सब क्या है? सुप प्रत्यय। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको उस समय बताया था कि जो राम शब्द है, राम जो प्रातिपदिक है, इसमें हम जब सुप प्रत्यय करते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से राम शब्द बनता है। अगर आप राम शब्द को जाके देखेंगे ना अष्टाध्यायी में, तो आपको वहां पर एक स्थिति ऐसी आएगी, राम प्लस श, तो ये जो सा है ना, यही विसर्ग है ना? यही सा जो है बाद में विसर्ग बनता है, ठीक है? तो इस प्रकार से रामः शब्द बनता है। ठीक है जी, चलिए, तो इस प्रकार से हमारी ये सत्व संधि थी। अगली संधि पे चलते हैं। अरे भाई कहाँ गया? हाँ, चलिए, अगली जो संधि है वो है हमारी, पहले मैं इसको पढ़ाऊंगा फिर आपको दूसरी बताऊंगा, ठीक है? हाँ, संधि है ऋत्व संधि। अरे कहाँ गया भाई? हाँ, संधि का नाम है ऋत्व संधि, ठीक है? ऋत्व संधि को आप ऐसे समझें कि यहाँ जो रू है, ठीक है, विसर्ग का रू होता है, और रू में से केवल र बचता है, ऊ चला जाता है, ठीक है? आप इसको रत्व संधि भी कह सकते हैं सरलता के लिए, कि भाई इसको हम मतलब के सीधे बेसिक सा ये है कि विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है? रा हो जाता है, ठीक है? अब होता है, इसको समझते हैं पहले, ठीक है? इसको मैं सरलता से समझाऊंगा आपको, शास्त्रीय पक्ष में नहीं जाऊंगा, क्योंकि शास्त्रीय पक्ष इसका थोड़ा सा ज्यादा, मतलब वही मैंने बोला कि थोड़ा सा कठिन है ना समझना। ऋत्व संधि, इसको रा सीधा मतलब ये है कि विसर्ग का रा हो जाता है। कब होता है उसको समझते हैं, ठीक है? सीधा उदाहरण से समझते हैं, सरल से समझ में आएगा। उदाहरण है, कवि प्लस अयम। अयम अदस शब्द है, इसका पुल्लिंग में बनता है एक वचन में अयम, ठीक है? अयम, अयम मतलब यह है। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। या आपको इसमें ज्यादातर उदाहरण काय के मिलेंगे? स्वर के ही मिलेंगे, ठीक है? स्वर के मिलेंगे, व्यंजन के भी मिलेंगे, सबके मिलेंगे। अधिकतर उदाहरण स्वर के मिलते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि व्यंजन के नहीं मिलते, व्यंजन के अभी बताएंगे आपको, ठीक है? लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रा जो है ना, अगर अच्छा चलो ठीक है, एक प्रश्न करता हूँ, ये जो रा है इसको क्या क्या, इसको क्या बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हैं? इसके क्या, इसके दो नाम थे, क्या क्या नाम थे? जरा को याद दिलाए मुझे। वर्णमाला में हमने पढ़े थे, एक रा को तो हम रकार कहते हैं, एक और नाम क्या है इसका? रेफ, बहुत सुंदर, बहुत आपके लिए करतल ध्वनि, रेफ भी कहते हैं। तो यानी ये जो रा है, अगर उसके बाद में अगर व्यंजन होगा तो ये किस रूप में प्रयुक्त होगा? रेफ के रूप में प्रयुक्त होगा, ठीक है ना? इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर भी वही है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसको याद ऐसे रखना है आपको। अब अभी तक हम क्या देख रहे थे कि विसर्ग के बाद क्या है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, विसर्ग के पहले क्या है, क्योंकि विसर्ग कोई वर्ण नहीं है ना? विसर्ग क्या है? वो वर्ण नहीं है, वो अयोग है, वो चिन्ह के समान प्रयुक्त होता है संस्कृत में। हिंदी में तो अहा एक अलग से स्वर है, संस्कृत में नहीं है। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि विसर्ग के पहले क्या है और विसर्ग के बाद में क्या, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है जी? तो यहाँ आपको ध्यान बस इतना रखना है ऋत्व संधि में कि विसर्ग के पहले क्या है। अगर विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, किसको? ह्रस्व आ को छोड़कर,
ठीक है। अगर कोई अन्य स्वर है, अन्य स्वर मतलब ई उ री री ए ऐ ओ औ, इनमें से कोई सा भी स्वर है, कब? विसर्ग के पहले। जैसे यहाँ पर कवि ही, कवि का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो का प्लस आ, सॉरी मैं एक बार आपको पुनरअभ्यास करा रहा हूं, ऐसा समझे। वा प्लस ई, और ई के साथ हम क्या लगाएंगे? विसर्ग, ठीक है ना। जब आप ये वर्ण विच्छेद आपको मैंने इसलिए पढ़ाया था बहुत अच्छे से, है ना, अभ्यास भी किया था हमने। तो क्या है, ई के विसर्ग के पहले यहाँ पर क्या है? ई है। ई जो है वो किससे भिन्न है? ह्रस्व आ से भिन्न है। ह्रस्व आ अभी बाद में आएगा, दूसरी संधि में आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्वर जो है वो ह्रस्व आ से भिन्न होना चाहिए। तो जब भी विसर्ग के पूर्व ह्रस्व आ से भिन्न कोई भी स्वर होगा, ई उ रील री ए ऐ ओ कुछ भी, तो जो विसर्ग है उसको रा आदेश हो जाता है। ठीक है जी। अब हम बना लेते हैं जरा, तो विसर्ग को रा आदेश कर देते हैं, है ना। एक सेकंड, ये सब साफ कर देते हैं। ये भाई साहब आप भी जाइए। चलिए, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग को रू होता है, रू का रा बचता है। ठीक है जी। तो अब हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? कवि र अयम, ये हो गया कवि र अयम, बस। अब इस सबको मिला देना है, तो क्या होगा? कवि का रहेगा कवि। अब ये देखिए जो रा है ये क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन के बाद यहाँ पर स्वर है। हरि शब्द को फ्री क्यों नहीं लिखते हैं, क्या अंतर है? अच्छा, ये अभी आपको उत्तर देता हूँ आपको ना, अभी याद दिलाइएगा कक्षा के बाद में, क्योंकि अभी वो विषय से थोड़ा भिन्न हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं। तो कवि, और रा, रा के बाद यहाँ पर आ है, इसलिए क्या हो जाएगा? रा जो है जाके मिल जाएंगे आ में, तो क्या हो जाएगा? र पूरा, क्योंकि ये तो आधा ही है। देखिए आधा रा ही होता है, ध्यान रखिएगा ना। तो कवि र और यम का यम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कबीरयम। क्या हो जाएगा? कबीरयम, यानी यह कवि, कबीरयम। ठीक है जी, आ गया समझ में? इतना सरल है, कुछ नहीं है बस। ठीक है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, चलिए। उदाहरण है, हालांकि ये समझाने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, क्या बनेगा? हरेह प्लस इदम, हरेह प्लस इदम। ठीक है। तो यहाँ पर देखा भैया, विसर्ग के पहले, हाँ जी, विसर्ग के पहले क्या है? ए है, आ से भिन्न स्वर है, ह्रस्व आ से भिन्न स्वर है। तो क्या करना है? विसर्ग को रा कर देना है। जी भैया, बना लीजिए। क्या हो जाएगा? हरे का रहेगा हरे, रा जाके मिल जाएंगे ई में, तो क्या हो जाएगा? ह्रस्वरी के साथ मिलेगा हरी, री, दम का दम, हरि रिदम, हरे रिदम हो जाएगा ना, हरे रिदम, बन गया। इतना सरल है, देखिए कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना। जो भी स्वर है उसके साथ रा को मिला दीजिए, अगर बाद में स्वर है तो। ठीक है ना। अच्छा, एक उदाहरण आपको मैं व्यंजन का देता हूं, फिर आपको मैं उदाहरण दूंगा करने। ठीक है। चलिए, तो जैसे कि ये इस राम शब्द को, ये राम की जगह मैं सुनील, सुनील जी का बना लेता हूँ। सुनीलहा, नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, व्याख्या करनी पड़ेगी। हाँ। हम्म, चलो यही बना लेते हैं, मुनि ही। अरे भाई, ये कहाँ पहुंच गया? चलिए उदाहरण लेते हैं। मुनि ही, मुनि ही प्लस आगच्छति, मुनि ही प्लस आगच्छति। ठीक है जी, ये हमारा उदाहरण है। ये कैसे पता करेंगे कि रुत्व संधि ही यूज करना है? कोई तरीका है सत्व और ऋत्व के? हाँ जी, अभी तो बताया। सत्व संधि में आपको क्या करना है? विसर्ग देखना है, विसर्ग के बाद क्या देखना है? खर प्रत्याहार है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। खर प्रत्याहार का कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ गया। ए सॉरी, क्षमा करें, पहला, दूसरा और शा शा शा। अगर ये वर्ण आएंगे तो क्या होगी? सत्व होगी। ठीक है। और ऋत्व में क्या करना है? विसर्ग के पहले देखना है ना। विसर्ग के पहले क्या है? आ से भिन्न स्वर है। जी बिल्कुल है। अब मैं आपको केवल स्वर के उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं व्यंजन के उदाहरण नहीं दिए मैंने, वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर से अभी। ठीक है। तो अगर स्वर है, चलो ये वाला आप करके बताओ पहले सभी लोग। तो स्वर है, तो स्वर में क्या होगा? राजा के, अभी व्यंजन के उदाहरण मैं दूंगा आपको। सत्व संधि में क्या ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद में क्या है? हर प्रत्याहार है, तो पहले क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, आपको वहां आके ही उदाहरण ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने नहा, नी, वहां पे नी था ना, नी में तो ह्रस्व ई है, लेकिन बाद के अनुसार क्या हुआ, हरि है ना, हरित्राता, तो हरि में ई था, लेकिन वहां पे बाद में क्या था, सत्व सॉरी चर खर प्रत्याहार था ना, त्रा ता था वर्ग का पहला, तो वहां सत्व हुआ। और यहाँ पर अभी हम केवल स्वर के उदाहरण देख रहे हैं, तो इसमें क्या करना है कि विसर्ग के पहले अगर आ से भिन्न स्वर हैं, इसलिए तो क्या होगा, विसर्ग को र आदेश हो जाएगा। ठीक है, इसमें बाद वाले को भी देखना है, तो यहाँ बाद में भी स्वर है, व्यंजन का उदाहरण मैं थोड़ी देर देता हूँ आपको। ठीक है, हाँ, क्या हो जाएगा, मुनि, मुनि का हो जाएगा मुनि, यहाँ पे विसर्ग का हो जाएगा र, राजा के मिलेगा दीर्घ आ में, तो क्या हो जाएगा मुनि रा, और गच्छति का गच्छति, तो क्या हो जाएगा मुनि रा गच्छति। ठीक है जी, चल अब हम आते हैं अगले उदाहरण पर। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से, उदाहरण है साधु, अरे भाई, साधु उकारांत शब्द है, प्रथमा एक वचन, गच्छति। ठीक है जी, इसको ध्यान से समझिएगा, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। विसर्ग है, विसर्ग के पहले देखा हमने, अरे ये तो आ से भिन्न स्वर है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा। एक मिनट रुक जाओ, पहले रा करने से पहले एक मिनट रुक जाइए, आगे भी देखिए, यहाँ पर है ना विसर्ग संधि, दोनों जगह देखना है कि विसर्ग के पहले क्या है और विसर्ग के बाद में क्या है। अगर यहाँ पे गा की जगह मान लेते हैं का होता, ठीक है, मैंने का वाला उदाहरण नहीं दिया क्योंकि वहां पे एक अलग प्रश्न आता है, लेकिन वो अभी बाद में बताऊंगा ना, वो विशेष उसमें आता है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड हटा देते हैं। तो मान लेते हैं का है, या चलो का की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं ता, तच्छति हो जाता मान लो। ठीक है, तो क्या होता, ये विसर्ग के पहले तो हमने देख लिया ऊ है, लेकिन विसर्ग के बाद में अरे ये तो खर प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार का कौन सा, वर्ग का पहला अक्षर आ गया, तब क्या करेंगे भैया, तो विसर्ग का सा ही होगा, ध्यान रखिएगा विसर्ग को सा ही होगा, साधु तच्छति होता, क्योंकि वर्ग का पहला अक्षर आ गया है ना। अभी अपवाद आएंगे आगे, वो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमने जो पढ़ा उसके अनुसार, अगर मान लीजिए गा के स्थान पर, मैं ता लिख ही देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, गा के स्थान पर यहाँ पे ता होता, ठीक है, तो क्या होता, विसर्ग देखा, विसर्ग के पहले ऊ है, तो हम तुरंत चलेगा क्या रा बनाने, लेकिन नहीं, एक सेकंड रुकिए, बाद में भी तो देखना है, यहाँ तो वर्ग का पहला अक्षर है, तो पहला अक्षर होगा तो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ठीक है, तब वैसे सत्व संधि होगी, लेकिन अगर वर्ग का पहला दूसरा छोड़कर और श श श छोड़कर बाकी जितने वर्ण हैं, बाकी कौन कौन से बचे, तीसरा चौथा पांचवा, है ना, यानी तीसरा, हर एक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर, और य र ल व और हा, अभी तो बच गया कि सा को ही तो लिया हमने, तो या अगर ये सारे वर्ण होंगे तो फिर क्या होगा, तो विसर्ग को रा ही होगा। लेकिन शर्त क्या है कि विसर्ग के पहले इस आ से भिन्न स्वर हो, ह्रस्व आ से भिन्न स्वर होना चाहिए, अगर आ होगा तो काम गड़बड़ है, वहां दूसरी संधि होगी, और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और आ, या रा ला व और हा, इतने वर्ण होंगे तो विसर्ग को रा होगा। अब आशा करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पर वही स्थिति है, विसर्ग के पहले यहाँ पर ऊ है, आ से भिन्न स्वर है, और यहाँ एक मिनट इसको मिटा के वापस गा लिख देते हैं क्योंकि गच्छति बनता है, तो यहाँ पर वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो क्या करेंगे, इस विसर्ग को रा कर देंगे। ठीक है जी, चलिए बना लेते हैं, तो साधु का हो गया साधु, लेकिन यहाँ एक समस्या आ गई, तो समस्या क्या है कि भैया देखो, यहाँ तो रा के रा भी व्यंजन है और गा भी क्या है, व्यंजन है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में भैया रा जो है वो रेफ है, अभी सुनील जी ने बताया थोड़ी देर पहले, तो रा को रेफ बना देंगे, तो रेफ कहाँ जाती है, जिस अक्षर के पहले उसके ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो गा, ठीक है, एक सेकंड इसको मिटा लें जरा, हाँ, तो गा, गा के ऊपर क्या चला गया, रेफ, और हमारा गच्छति का गच्छति, तो क्या हो गया, साधुर गच्छति। आया समझ में कि नहीं, अगर व्यंजन होगा तो रेफ चली जाएगी, उस व्यंजन के ऊपर शब्द बनेगा साधुर गच्छति। अगर आ से भिन्न स्वर है तो ऊ को, सॉरी विसर्ग को होता है रा, और अगर स्वर है तो स्वर में जाके मिल जाएगी,
और अगर व्यंजन है तो व्यंजन के ऊपर जाके बैठ जाएगी, ठीक है ना। इसको इसको कहते हैं जल तुम्बी न्याय। जल तुम्बी न्याय पहले समय में क्या होता था कि लोगों के पीने के पानी नहीं होते थे, तो हमारे एक लौकी होती है ना, आपके यहाँ भी होती होगी, तो ऐसी गोल टाइप की होती है, ऐसी इस टाइप की कुछ होती है ना गोल लौकी, तो उसको तुम्बी कहते हैं। उसको सुखा लेते थे वो, उसके अंदर के बीज बीज निकाल के लोग उसमें ऐसी रस्सी बांध लेते थे और उसको लेके जाते थे। तो अब जब यात्रा में जा रहे हैं तो नदियां इत्यादि पड़ती थी, तो उसको उसमें जल भर लेते थे। तो लौकी की विशेषता ये होती थी कि तो वो पौष्टिक होती है। आपने देखा होगा कई लोग जब बीमार होते हैं तो उनको लौकी का जूस पीने को कहते हैं, तो उसके तत्व भी उसमें आते थे, और दूसरा ये उसमें जल ठंडा ही रहता था। तो ये एक प्रकार का पहले का वो थर्मल थर्मस था, है ना। तो वैदिक थर्मस है, क्या वो आयुर्वेदिक थर्मस, ठीक है। तो उसको जल तुम्बी कहते हैं। तो तुम्बी क्यों, क्योंकि वो जब पानी में हम डुबाते हैं तो डुबाते समय वो क्या होती है, पानी का जब उसमें एयर हवा जाती है, वायु का प्रवेश होता है, तो वो ऊपर की ओर उछलती है ना। अगर आपको याद हो तो श्रवण कुमार के विषय में भी ये कहा जाता है कि वो जल लेने गए थे, तो उन्होंने तुम्बी को जैसे डुबाया तो उससे एक शब्द आया, तो दशरथ जी को लगा कि इसने वहां पे कोई जानवर जल पी रहा। बॉटल गॉड, बोटल गॉड बोलते हैं इस टाइप के लौकी को। संस्कृत वाला नाम बहुत इजी है याद करने में। अच्छा जी। हाँ, उसको जल तुम्बी न्याय, ये कई तरह के न्याय होते हैं, ठीक है। और एक न्याय की पुस्तक है, मुझे मिल नहीं रही है, उसमें बहुत तरह के न्याय लिखे हैं, है ना। तो एक जल तुम्बी न्याय है, तो इसमें भी जब रेप होती है तो उसमें जल तुम्बी न्याय लगता है कि वो जल तुम्बी की तरह ऊपर जाके ऊपर की तरह आ जाती है, ऊपर बैठ जाती है। चलिए, अगर किसी को मिले तो सर्च करके दीजिएगा, बड़ी अच्छी पुस्तक है वो, एक न्याय के विषय में है। अगर नाम ही तो याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं ही खोज लेता, ठीक है। चलिए, तो अब उसी तरह से मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हरि, हरि प्लस जयति, ठीक है जी। जयति, हरि जयति। तो हरि विसर्ग के पहले देखा, जी हाँ बिल्कुल, आ से भिन्न स्वर है, और बाद में देखा वर्ग के पहले दूसरे और शा 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 से भिन्न शब्द है, भिन्न वर्ण है ना, बिल्कुल है। जा तो च वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो क्या होगा, इस विसर्ग का हम कर देंगे रकार। क्या शब्द बन जाएगा, हरि का रहेगा हरि, रा के बाद चूंकि व्यंजन है तो जाके बैठ जाएंगे जाके ऊपर, तो हो जाएगा हरिर जयति। क्या हो जाएगा, हरिर जयति, इस प्रकार से, ठीक है जी। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं जो है उदाहरण दे रहा हूँ कुछ, आप लोग बना के दिखाइएगा, ठीक है। ये हमारी रुत्व संधि है, फिर इसको यहीं समापन करेंगे और आगे फिर उत्व संधि को समझेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पहले आप लोग बना के दिखाइए। उदाहरण है, निहि प्लस धनम, निहि प्लस धनम, ठीक है। कई ही, कई ही कहाँ बनता है, तृतीया बहुवचन में ना, का शब्द के पुल्लिंगवाची में तृतीया बहुवचन में, कई ही उक्तम। टाइपिंग करने में समस्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी में लिखिएगा, कही उत्तम। मैं दोनों टाइप के उदाहरण दे रहा हूँ, जो सरल भी हो कठिन भी हो। ये बनाइए, ऋषि ही, ऋषि ही वदति, ऋषि ही वदति, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिख रहा होगा मैं आशा करता हूँ। हाँ, ये तो भैया जरूरी है। ते भैया कहाँ गया, प्रातः, प्रातः प्लस एव, प्रातः प्लस एव, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आता है बहुत बार, ठीक है। आगे और कहाँ गया उदाहरण, हाँ ये गौहु, गौहु प्लस अयम, गौहु प्लस अयम, ठीक है। एक और उदाहरण देते हैं, मनः प्लस तापः, ठीक है जी। ये इतने शब्द हैं, एक दो तीन, तीन छः, छः बना के दिखाइए जरा सभी लोग। देवनागरी से सिंपल बहुत है लेकिन, अच्छा एक मिनट, ब्राह्मी लिपि में भी इसी तरह जाता था क्या, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे उसमें आर लगाने का तरीका रैंडम लगा। देवनागरी से सिंपल, ये अपनी जो लिपि का जो नॉलेज है सुनील जी के पास बहुत अच्छा है, इस बारे में से चर्चा करिएगा।
वो शारदा लिपि और ब्राह्मी लिपि इत्यादि पर कार्य करते रहते हैं, तो उनका अच्छा नॉलेज है, मैंने देखा है। आपका प्रश्न था हरि शब्द को री और री क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि देखिए री जो है ना वो स्वर है, और हा ई री ऐसे हो जाएगा ना, तो वहां आ जाएगा, है ना, और वहां पे हरी हा है, आ है, और फिर रकार है वहां पे, री और रा, री स्वर है और रा जो है वो रकार जो है व्यंजन, सही शब्द है हरी। बाकी लोग सभी लोग बनाए, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप जो है इसको फोटो खींच के भी भेज सकते हैं। चलिए एक एक जन ने लिख के दिया। हाँ, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग लिखें इसको। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं। दीदी जी लिख रही हैं, लिख लेने दीजिए उनको। लिखने में थोड़ी समस्या। हाँ, पहला था नी प्लस धनम। देखा भैया, विसर्ग विसर्ग के पहले इकार है और बाद में वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए क्या हो जाएगा, री के विसर्ग के स्थान पर कर देंगे र, तो क्या हो जाएगा निर्धनम। हाँ, बहुत सरल था ये तो। चलिए उसी प्रकार से कई ही प्लस उक्तम। हाँ, इसको बनाने में लिखने में समस्या हो सकती थी, तो क्या है भैया इसका, तो देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, भाई साहब को इधर खिसका लेते हैं। हाँ, तो कई विसर्ग के पहले आ से भिन्न स्वर है और बाद में ऊ है, तो क्या हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। कई का रहेगा कई, विसर्ग के स्थान पर रा, रा जाके किस में मिल जाएगा, ऊ में, तो क्या हो जाएगा कई रू तम। कई रुक्तम किसके द्वारा, किन लोगों के द्वारा कहा गया है, कई रुक्तम, ठीक है ना। ऋषि ही वदती क्या हो जाएगा, ऋषिर वदती, ऋषिर वदती, इस प्रकार से ऋषिर वदती, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाते हैं, प्रातः प्लस एव, ये तो आपको बहुत बार मिलेगा। विसर्ग के पहले यहाँ पर आ है। ये कैसे बन गया आपका ध्यान नहीं रखा आपने। प्रातः, प्रातः विसर्ग के पहले यहाँ पर क्या है, आ है, स्वर तो नहीं है भाई। हाँ, कैसे बन गया नहीं देखा आपने, फंसा लिया मैंने आप लोगों को जाल में। विसर्ग के पहले यहाँ पर क्या है, आ है, तो कैसे बनेगा, रा नहीं बनेगा ना। ठीक है, ये विशिष्ट संधि में आता है, वैसे रा ही बनेगा लेकिन विशिष्ट में आता है, ठीक है, वो आपको कल बताऊंगा मैं ना। चलिए, प्रातः प्लस एव, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ जी बोले। हाँ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ये दोनों ही, क्योंकि आ मतलब कहने से दोनों आ जाते हैं। हाँ, नहीं ठीक है, अभी वो मतलब एक बताऊंगा आपको कि दीर्घ, अब वो देखो, चलो ठीक है, अच्छा आपने प्रश्न किया है तो बता देता हूँ। वैसे तो स्पेशली ह्रस्व आ को ही कहा गया है, दीर्घ आ को नहीं कहा गया है, ठीक है। तो क्या, क्योंकि विशिष्ट नियमों में आता है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अभी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आप अभी मान के चलें कि दोनों ही आ ही हैं, ठीक है। चलिए, तो ये प्रातः में आप संधि नहीं बना सकते, क्यों,
क्या आपने नियम का ध्यान नहीं रखा। वैसे तो रा ही होगा, वो क्यों होगा वो आपको कल बताऊंगा। ठीक है, प्रातः जो है उसमें रा ही होगा, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार यहाँ पर रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए गुड। तो ये यहाँ तो फंस गए आप लोग, क्योंकि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ है। मैंने बोला था आ से भिन्न स्वर होना चाहिए। ठीक है, चलिए वो आ ही हो, रा ही होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, कल होगा। ठीक है, गहू प्लस अयम। हाँ, विसर्ग के पहले यहाँ पर क्या है जी, देखिए आ से भिन्न स्वर है, तो गऊ, और विसर्ग का कर देंगे रा, राजा के मिलेगा आ में, तो क्या हो जाएगा गौरयम, गौरयम। और मनः प्लस तापः। अरे भैया यहाँ पर क्या आ गया जी, देखिए विसर्ग के पहले तो अकार है, लेकिन बाद में भी देखना है। अरे बिल्कुल, ये तो वर्ग का कौन सा अक्षर है, प्रथम अक्षर है, खर प्रत्याहार है, तो क्या कर देंगे सा कर देंगे। यहाँ आप नहीं फंसे, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही उत्तर दिया, मनस्तापः बनेगा, है ना। यहाँ पे सत्व संधि होगी। मैंने जानबूझकर रुत्व में एक सत्व का उदाहरण दिया था, देख रहा था कि आप लोग चेक करते हैं कि नहीं। आप लोगों ने चेक किया, बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर गया, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, वो क्या है ना, एक कि भाई गुरु जो है वो अपनी सारी विद्याएं नहीं सिखाता है, कुछ ना कुछ बचा लेता है, तो मैंने आपको फंसाने के लिए ही दिया था। ठीक है, लेकिन चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों ने सब अच्छा किया। तो ये हमारी थी सत्व संधि और ऋत्व संधि। एक बार इसका हम पुनः वो कर लेते हैं, रिवीजन। अच्छा, आपको कल कल मैं आप बहुत दिन से होमवर्क मैंने नहीं दिया है, तो कल आपको थोड़ा सा होमवर्क है कि हमारे ग्रंथों से कोई भी 5 उदाहरण, ठीक है, केवल मात्र 5 बोलो, 5 उदाहरण सत्व संधि और ऋत्व संधि इन दोनों के मिक्स करके, है ना, आप जो चाहें आपको अच्छे लगे, कोई भी 5 उदाहरण के लाइए। लिखना कैसे, शब्द भी लिखेंगे और शब्द का विच्छेद भी लिखेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग विच्छेद ढूंढ पाते हैं क्यों नहीं, कि नहीं, क्योंकि विसर्ग संधि का विच्छेद करना थोड़ा सा मुश्किल का। अरे ऋत्व संधि सरल है, ऋत्व संधि में कुछ नहीं, विसर्ग के पहले जो स्वर है उसको देखिए, बाद में जो भी स्वर व्यंजन है उसको देखिए, और उसको सीधा सा फटाक से बना लीजिए। तो आपको कल 5 जो है करके लाने हैं, चाहे सत्व के हों चाहे ऋत्व के हों, मतलब दोनों के मिक्स भी ला सकते हैं। 3 एक के लिए आइए, 2 एक के लिए आइए, इस प्रकार से। तो कल मैं सबका होमवर्क चेक करूंगा जी। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं सत्व संधि में, है ना, मौखिक ही कर लेते हैं कि सत्व संधि विसर्ग के पहले कोई सा भी स्वर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में अगर विसर्ग के बाद में अगर वर्ग का पहला दूसरा या श यानी खर प्रत्याहार है, तो विसर्ग को सकार हो जाता है। और उसके बाद अगर इष्टुत्व है तो इष्टुत्व होगा, इष्टुत्व है तो इष्टुत्व संधि होगी, और अगर इष्टुत्व इष्टुत्व नहीं है तो केवल सा का सा ही रहता है। ऐसे ही अगर सा के विसर्ग के, यानी विसर्ग को सा करने के बाद में अगर बाद में शा शा अथवा शकार हैं, तो वहां विकल्प से दोनों काम होते हैं, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, और शा यथा आवश्यकता अनुसार संधि होकर हो जाते हैं। उसके बाद हमने ऋत्व संधि पढ़ी। ऋत्व संधि बड़ा सरल सा नियम है, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। लेकिन विसर्ग के बाद भी देखना है कि भाई वर्ग का पहला दूसरा श तो नहीं है, अगर है तो फिर सत्व कर देंगे, नहीं है तो फिर ऋत्व ही करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी आज की विसर्ग संधि थी। कक्षा को यहीं विराम देते हैं, किसी का कोई विशिष्ट प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इनका था रानू जी का, तो हरि को हरि इसलिए नहीं बोलते, मैंने बता दिया, क्योंकि शब्द अशुद्ध हो जाएगा, है ना। क्या होता है, देखिए जो री है ना, कि हम चर्चा कर रहे हैं, ये री जो है वो स्वर है, और कई लोग, एक सेकंड, कई लोग इसको क्या बोलते हैं, रू भी बोलते हैं, है ना। कई आप स्थान में जाएंगे तो रू भी उच्चारण किया जाता है और री भी किया जाता है, इसीलिए हरि नहीं कहते, हरि कहते हैं। चलिए, तो ये भी चीजें, मतलब समझा नहीं, आप एक बार फिर से दोबारा रिपीट करेंगे जी। जी जी। हाँ हाँ, बीच में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि स्वर के बाद स्वर कैसे आएगा, फिर वहां संधि करनी पड़ेगी आपको। जी हाँ, नहीं तो संधि करनी पड़ेगी ना, नियमानुसार तो संधि होनी चाहिए फिर वहां।
ठीक है जी, इसीलिए। हाँ अच्छा, एक चीज और, अच्छा आपके प्रश्न से एक अच्छा आपने याद रखे, धन्यवाद आपका। ध्यान रखिए, विसर्ग कभी भी व्यंजन व्यंजन के पीछे नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, ये आप लोग नोट कर लें भली चाहे, कि व्यंजन कभी सॉरी विसर्ग कभी भी व्यंजन के पीछे नहीं लगेगा, वो हमेशा स्वर के पीछे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे अनुस्वार भी हमेशा स्वर के साथ ही होता है, जैसे विसर्ग भी हमेशा किसी न किसी स्वर के पश्चात ही होगा। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। कल पुनः हम लोग इसी समय पे जुड़ेंगे। सभी को नमस्कार, शांति पाठ के साथ समापन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए कौन सी विसर्ग संधि है ना शांति पाठ में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, हर हर महादेव।